हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा जो न्यू चैप्टर है उसका नाम क्या है? डिविडेंड। देखिए, जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी इसको दो तरीके से यूज करती है। या तो अपने पास रिटेन कर लेती है अगर उसको लगता है कि आगे पैसे यूज किए जा सकते हैं, या फिर क्या है कि कंपनी जो प्रॉफिट है वो अमंग शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है। एक तो क्या है, कंपनी अपने पास रखेगी। ठीक है। कंपनी अगर अपने पास रखेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, आप समझिए ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं जैसे हम रूटीन में समझते हैं सभी चैप्टर्स में जो समझा हमने। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखिए, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, तो प्रॉफिट का जो इस्तेमाल है वो दो तरीके से किया जाता है। या तो कंपनी उसको अपने पास रख लेती है, ठीक है, रिटेन कर लेती है, या फिर क्या है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेयर होल्डर्स। अब देखिए, अगर अपने पास रखेगी तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में रख लेगी या रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, यानी इसको बोलेंगे क्या, एक तरह का हम रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स बोलेंगे। ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि जब कंपनी अमंग शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग शेयर होल्डर्स दो तरीके से होता है। एक, कंपनी या तो क्या है कि शेयर्स के रूप में दे सकती है शेयर होल्डर्स को, ठीक है, शेयर्स के रूप में, या फिर क्या है कि कंपनी जो है वो दे सकती है इन कैश। ठीक है। अगर कंपनी शेयर्स के रूप में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग शेयर होल्डर्स तो उसे हम क्या बोल देते हैं? बोनस शेयर्स। ठीक है, बोनस शेयर्स। ठीक है। और अगर कैश के रूप में देती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि कंपनी अगर प्रॉफिट्स को अमंग शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूट करती है इन शेयर्स तो हम कहेंगे कि ये क्या है? बोनस शेयर्स है। और अगर कंपनी क्या है कि शेयर होल्डर्स को क्या देती है कि कैश दे देती है, ठीक है, प्रॉफिट में से डिक्लेयर करके क्या है कैश में दे देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब ध्यान से समझिए कि बोनस शेयर का जो सेक्शन है वो तो क्या है? सेक्शन 63, जो हमने शेयर कैपिटल चैप्टर में पढ़ लिया। बोनस का जो सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 63 है। और जो डिविडेंड का सेक्शन है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में, वो 123 से लेके सेक्शन 127 तक है। ठीक है, 123 से लेके 127 तक जो सेक्शंस हैं वो किसके हैं? डिविडेंड के। तो इतना आपको समझ आया कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है या अपने पास रखेगी या डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो दो तरीके से करेगी, इन शेयर्स के रूप में या फिर क्या है कैश के रूप में करेगी। अगर वो शेयर्स के रूप में करेगी तो क्या बोलेंगे उसको? बोनस शेयर। इसका सेक्शन क्या है? 63, जो हमने पढ़ा शेयर कैपिटल के चैप्टर में। और या फिर क्या है कि कंपनी जो प्रॉफिट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अमंग शेयर होल्डर्स इन कैश, उसे हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड, जिसके सेक्शन क्या है? 123 से लेके 127। ठीक है जी। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे अब स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं बता दूं कि 5 गिनती के सेक्शन है इसके। तो पहला जो सेक्शन है, ठीक है, पहला जो सेक्शन है वो किसका है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का। इसमें बताया गया कि सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कि डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कहाँ से होता है, डिविडेंड जो है डिक्लेयर कहाँ से होता है, और डिविडेंड को डिक्लेयर करने की जो कंडीशन है वो क्या है। ठीक है। और 124 में ये है कि एक टाइम लिमिट है जिसके डिविडेंड पे करना है। तो अगर उस विदिन टाइम लिमिट के पे नहीं हो पाता तो कुछ टाइम के बाद, ठीक है, हमें ट्रांसफर करना होता है जो डिविडेंड का पैसा है, जो जो नहीं दिया जा सका कि किसी कारण से, उसको हमें ट्रांसफर करना है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ठीक है। और नेक्स्ट है 125, ये आएगा कि हाँ, अगर 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद 7 साल तक भी क्या है कि जो पैसा नहीं दिया जा सका, किसी ने क्लेम नहीं किया, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? आईईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा 126 सेक्शन। ठीक है, ये किस चीज का है कि कई बार क्या होता है कि पता नहीं लगता कि डिविडेंड देना किसको है। ठीक है, डिविडेंड देना किसको है तो कंफ्यूजन होती है। ठीक है, मान लीजिए ट्रांसफर पेंडिंग है, ए ने बी को ट्रांसफर किए शेयर्स, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर पेंडिंग है। तो फॉर द टाइम बिंग क्या है कि डिविडेंड को साइड पे रख दिया जाता है। डिविडेंड इज कैप्टन अबेयंस, यानी इसको साइड पे रख दिया जाता है, किसी को दिया नहीं जाता। ठीक है, वो सेक्शन कौन सा है? 126। और 127 क्या है? डिफॉल्ट का है। अगर कंपनी विद इन टाइम डिविडेंड नहीं पे करती, ठीक है, तो उसको जो पनिशमेंट लगेगी, पेनल्टीज होंगी कंपनी के ऑफिसर्स के ऊपर, ठीक है, कंपनी के ऊपर या जिसके ऊपर भी है। ठीक है, वो सारे किस में है? 127 में है। तो गिनती के 5 सेक्शन से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए पहला मैं बता दूं, ये तो 5 सेक्शन हैं, उसके अलावा जो इसके जो एप्लीकेबल रूल्स हैं वो कौन से हैं?
कंपनीज डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। ठीक है, तो 5 सेक्शन प्लस रूल्स हमें क्या है, जो एप्लीकेबल रूल्स है वो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है। देखो एक तो हमने सिंपल सी बात की कि डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट में से, ठीक है, प्रॉफिट में को जो डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग शेयरहोल्डर्स इन कैश, उसे हम बोल देते हैं डिविडेंड। वो तो एक लेमैन एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक जेनरिक लैंग्वेज है, ठीक है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना अमंग शेयरहोल्डर्स इन कैश, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। इट्स ओके, ठीक है। अब लॉ की क्या लैंग्वेज है? लॉ कहता है सेक्शन 2(35) डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इसका क्या मतलब है कि डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है। वो सभी प्रोविजंस जो फाइनल डिविडेंड को एप्लीकेबल है, वो सभी की सभी प्रोविजंस किसको अप्लाई हो जाएंगी? इंटरिम डिविडेंड को। ऑल दोस प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू फाइनल डिविडेंड आर इक्वली एप्लीकेबल टू द इंटरिम डिविडेंड। ठीक है जी, ये लिखा है, ऑल दोस प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू फाइनल डिविडेंड आर इक्वली एप्लीकेबल टू इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है? ठीक है, इस चैप्टर के एंड में मैंने डिफरेंस भी निकाल रखा है कि इंटरिम क्या है, फाइनल क्या है। पहले हम अच्छे से डिविडेंड को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये समझ आया कि जो डिविडेंड की डेफिनेशन है वो क्या है? डिविडेंड इंक्लूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे पता ही है ये डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया इंक्लूड्स, तो डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि इसमें इंटरिम डिविडेंड तो आ ही रहा है, उसके अलावा फाइनल भी अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ आ सकता है। तो डिविडेंड दो ही प्रकार के हैं, इंटरिम प्लस फाइनल। ठीक है, वो सारी प्रोविजंस जो फाइनल डिविडेंड को अप्लाई होंगी, वो सारी की सारी प्रोविजंस क्या है? इंटरिम डिविडेंड को भी अप्लाई इक्वली होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सिंपल पढ़ते हैं कि मीनिंग क्या होता है। हमने पढ़ी मेजर जो डेफिनेशन है जो हमारे लिए रिलेवेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, मीनिंग क्या है इसका, मैंने बता ही दिया आपको। डिविडेंड क्या है? एक पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, देखिए अब ऐसा नहीं है कि डिविडेंड जो है किसी भी प्रॉफिट में से डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो डिविडेंड केवल कौन से प्रॉफिट में से डिक्लेयर करना है? जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं। अब आप पूछेंगे सर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रॉफिट जिसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, बट ऐसा कोई भी प्रॉफिट, ठीक है, जिसमें से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, A dividend is a part of distributable profits whose payment is made by a company to its shareholders. ठीक है, in simple words it is usually a distribution of profits, that is a portion of profits earned and allocated as payable to shareholders whenever declared. तो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ऑब्वियसली फिर शेयरहोल्डर्स को पे करना होता है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड इज एलोकेटेड एज ए फिक्स्ड अमाउंट, से 1 per share or expressed as a certain percentage of face value of shares with shareholders receiving a dividend in proportion to their shareholding। बिल्कुल सही है। देखो कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो दो तरीके से कर सकती है, फिक्स्ड अमाउंट के रूप में, ध्यान से समझिए, फिक्स्ड अमाउंट के रूप में, या डिक्लेयर कर सकती है फिक्स्ड परसेंटेज के रूप में। फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड परसेंटेज के रूप में। फिक्स्ड अमाउंट क्या हुई? जैसे मान लो 10 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, ठीक है जी, या फिर क्या है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 10%। 10 रुपये मतलब 10 रुपये पर शेयर, ठीक है, 10 रुपये पर शेयर है। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी कहती है कि फिक्स परसेंटेज डिक्लेयर करती है 10%। अब 10% का मतलब क्या है? ये फेस वैल्यू का होता है 10%। शेयर की फेस वैल्यू बहुत कम होती है। मान लीजिए फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10 रुपये है, तो उसका 10% कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 रुपया। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा? ओनली ₹1। ठीक है जी, तो कंपनी की मर्जी है, कंपनी चाहे तो डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट के तौर पे, या फिर क्या है कि फिक्स परसेंटेज तय कर सकती है। अब वो परसेंटेज जो अप्लाई होगी वो किस पे होगी? तो शेयर की फेस वैल्यू है। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि डिविडेंड का मतलब क्या है। पहले तो डिविडेंड जो है सिंपल है कि हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं, जो कंपनी ने पैसे कमाए हैं, ठीक है, उसमें से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, यानी कि वो कैश के रूप में क्या है, अपने शेयरहोल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, तो दूसरा है कि जो इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन जैसे हमने डिस्कस की सेक्शन 2(35) में, ठीक है, ये क्या है? डेफिनेशन। इसमें क्या है? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, मतलब यानी कि वो सभी प्रोविजंस जो फाइनल डिविडेंड को अप्लाई होती हैं, वो सारी की सारी क्या है? इंटरिम डिविडेंड को भी एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, देखिए फाइनल और इंटरिम में एक मेजर फर्क बस यही होता है कि जो इंटरिम होता है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर किया जाता है, यानी बिटवीन 2 AGM।
ठीक है, बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग डिक्लेयर किया जाता है, और जो एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है उसे हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। वो हम आगे जाके अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतना समझिए कि इंटरिम क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड होता है जो डिक्लेयर किया जाता है बिटवीन टू एजीएम्स। डिक्लेयर क्या करना है इसको, इन बीएम, तो बोर्ड डिक्लेयर करता है इसको। ठीक है, और जो फाइनल डिविडेंड है वो डिक्लेयर कौन करता है, शेयर होल्डर्स इन एजीएम। ठीक है, डिक्लेयर्ड इन एजीएम बाय मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं इन एजीएम। ठीक है, अब मान लीजिए एक एजीएम हुई पिछले साल की, पिछले साल हुई, इस साल की अभी एजीएम होनी है। ठीक है, इसके दौरान एक बीएम हुई, बीएम के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, बोलेंगे हम इंटरिम डिविडेंड। इट्स ओके, इसे क्या बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है जी। अब मान लीजिए जो एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, अब एजीएम में जो डिक्लेयर होगा डिविडेंड उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल। तो बेसिक फर्क क्या निकला कि जो इंटरिम डिविडेंड है ये डिक्लेयर होता है बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। तो बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। एजीएम में डिक्लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो बीएम में डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, तो बोर्ड उसको डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, और जो फाइनल डिविडेंड है उसे कौन डिक्लेयर कर रहा है, मेंबर्स इन एजीएम, मेंबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए क्या चाहिए होता है एजीएम में, ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है वो सेक्शन 114 में। ठीक है, कि ओआर क्या होता है, जहां पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी। तो एसआर आपको पता ही है, एसआर में क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन में 3 टाइम्स मेजोरिटी चाहिए होती है, जो वोट्स फेवर में है वो अगेंस्ट का कम से कम 3 गुना फेवर में चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड एसआर। ठीक है जी। तो चलिए, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड इन द बीएम बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो फाइनल डिविडेंड है इट इज डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर्स इन एजीएम। ठीक है, इट रिक्वायर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स, ओआर मींस सिंपल मेजोरिटी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है सेक्शन 123, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है जी। तो पहला है सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। ठीक है, देखिए सोर्सेज जो होते हैं वो 3 तरह के हैं। ठीक है, कंपनी डिविडेंड कहां से डिक्लेयर कर सकती है, एक करंट ईयर प्रॉफिट्स, एक है करंट ईयर प्रॉफिट्स, और दूसरा पास्ट ईयर्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो इकट्ठे कर रखे हैं। ठीक है, पास्ट ईयर्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और थर्ड है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट कहाँ ग्रांट देती है बताइए, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है जी। तो करंट ईयर प्रॉफिट्स हो गया, दूसरा पास्ट ईयर्स के जो एक्यूमुलेट किए गए प्रॉफिट्स हैं, और लास्ट जो है वो क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या है, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड है, कि जहां से क्या है डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है जी, 3 सोर्सेज हैं, करंट ईयर प्रॉफिट्स, पास्ट ईयर्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में याद रखना है आपने। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं इसको। डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। पहला क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं, ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस प्रकार से कैलकुलेट करनी है ये कहाँ बता रखा है, शेड्यूल 2 में। ठीक है, शेड्यूल 2 किसका है, डेप्रिसिएशन का। शेड्यूल 3 आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उससे पहले शेड्यूल 2 है। ठीक है, जो किसका, डेप्रिसिएशन का। शेड्यूल 1 जो है वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, करंट ईयर प्रॉफिट्स हो गए। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट्स हो गए। ठीक है, और अब वो जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे निकालने हैं, ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन अंडर शेड्यूल 2। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। तो मैं कह रहा था कि पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स इकट्ठे कर रखे हैं, तो प्रीवियस ईयर्स की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उसमें से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2। यहाँ पे भी ऐसे ही है, जैसे इस साल के प्रॉफिट्स हैं,
कौन से प्रॉफिट्स? आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इवन जो पिछले सालों के प्रॉफिट्स होंगे वो भी कैसे? आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, तो पिछले सालों के प्रॉफिट्स कमाए हैं, ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन है, और जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ठीक है, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है प्लस फ्री रिजर्व्स, ये कौन से हैं? पिछले सालों के प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं किए गए, तो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए, इट इज टू बी नोटेड दैट एनी ओनली फ्री रिजर्व्स एंड नो अदर रिजर्व्स आर टू बी यूज फॉर डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो कहते हैं कि फ्री रिजर्व्स में से ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे सर फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? फ्री रिजर्व्स वही रिजर्व्स है जिसमें से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री रिजर्व्स। जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, और जैसे मान लीजिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब ये तो एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इसका जो क्रिएशन हुआ है, इसका जो जन्म हुआ है, वो केवल किसके लिए हुआ है? डिवेंचर्स के लिए, ठीक है, ये कोई फ्री रिजर्व नहीं है कि नहीं? अब मान लीजिए कोई सिंकिंग फंड बनाया है मशीनरी को खरीदने के लिए, ठीक है, कंपनी ने क्या बनाया? कोई सिंकिंग फंड बनाया। अब ये जो सिंकिंग फंड है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। अब ये फ्री रिजर्व नहीं है। ऐसा कोई भी रिजर्व जिसको हम डिविडेंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं बनाया गया, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्री रिजर्व, ठीक है। वो वाले रिजर्व जो क्या है? अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड तो उसमें से हम डिक्लेयर कर ही सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्री रिजर्व्स, ठीक है जी। तो चलिए फिर कहते हैं कि आउट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर्स एंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स बोथ ए एंड बी, यानी कि या तो इस साल के प्रॉफिट में से कर लो, या पिछले सालों के प्रॉफिट में से कर लो, या फिर कुछ इस साल के प्रॉफिट में से कर लो प्लस कुछ पिछले सालों के प्रॉफिट्स या रिजर्व में से कर लो, ये मर्जी है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट पता है ये क्या होता है? कंडीशन ये है कि, ठीक है, एक तरह से ये प्रोवाइजो हो जाती है। इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज गेन्स, वो हमने पहली बात कर ली कि जो डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो केवल कहाँ से करना है? जो फ्री रिजर्व्स है, ठीक है, वहां से, ठीक है, और साथ में जो गेन्स है वो रियलाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं केवल हमने प्रोविजन डाल रखी है, जो गेन अभी हमें कमाई नहीं, केवल हम सोच रहे हैं कि हमें ये कमाई आ सकती है, वो नहीं, जो अनरियलाइज गेन है उसमें से नहीं, ठीक है। इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज गेन्स, ठीक है, कोई अनरियलाइज गेन्स है या कोई नोशनल गेन्स है, केवल जो प्रॉफिट्स आए हैं एसेट्स की रिवैल्यूएशन से, एंड एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, यानी बुक वैल्यू की जो वैल्यू है, किसी एसेट की जो बुक वैल्यू है उसमें कोई चेंज आ गया है। मान लो पहले किसी एसेट की बुक वैल्यू 10 लाख थी, अब उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? 12 लाख, तो 2 लाख की इंक्रीज है, तो उसमें से नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉफिट हमने कमाया नहीं है, ठीक है। और ऑफ ए लिबिलिटी ऑन मेजरमेंट ऑफ एसेट और लिबिलिटी एट फेयर वैल्यू शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। बेशक वो एसेट थी या लिबिलिटी थी, उसकी हमने रिवैल्यूएशन करी। अब रिवैल्यूएशन करने से हमें मान लीजिए कुछ गेन हो सकता है, कुछ केवल ये जो गेन है ये जस्ट बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन है, ये कोई अभी गेन रियलाइज नहीं हुआ। तो जो अनरियलाइज गेन्स है, ठीक है, अनरियलाइज गेन्स है ड्यू टू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट या ड्यू टू द रिवैल्यूएशन ऑफ लिबिलिटी, ठीक है, या फिर क्या है कि कोई नोशनल प्रॉफिट वगैरह है, तो उसको हम डिविडेंड डिक्लेयर करने में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अनरियलाइज गेन्स हैं, नोशनल प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, जो आए हैं ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या रिवैल्यूएशन ऑफ लिबिलिटी, ठीक है, उसको हम डिविडेंड डिक्लेयर करने में यूज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट है जिसमें बताया कि गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन द परसुएंस ऑफ गारंटी इवन बाय दैट गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है, उसमें से भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो अभी तक आपको समझ आ चुका होगा कि करंट ईयर प्रॉफिट्स, ठीक है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स हैं उसमें से दे सकती है डिविडेंड कंपनी, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन अंडर शेड्यूल 2। और दूसरा क्या है? जो पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, वो भी क्या है? आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें से भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, या फिर कुछ इस साल के प्रॉफिट में से, कुछ पिछले साल के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। या फिर क्या है? कंपनी गवर्नमेंट ग्रांट्स जो मुश्किल ही होती है, ठीक है, उसमें से डिविडेंड दे सकती है, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन देखने में आपको सिंपल लगेगी बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट्स फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर एज इट में कंसिडर एप्रोप्रिएट टू द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। देखिए ये देखने को एक छोटी सी प्रोवाइजो है, ठीक है, एक प्रोवाइजो है देखने में छोटी सी, पर आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ जाता है। क्या लिखा क्या है, ये कहते हैं कि देखिए बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी चाहे तो, यहाँ पे मे वर्ड है ध्यान रखना है, मे, शेल नहीं है, अगर शेल होता तो करना ही होता, मे है तो कंपनी की मर्जी है, यानी कि रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट्स फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर एज इट मे कंसीडर, ये आप अच्छे से याद कर लो ये वाला लाइन, एज इट मे कंसीडर एप्रोप्रिएट टू द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। यानी मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 100%, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कितना है 100%। अब ये 100% का मतलब क्या होता है, बताया मैंने आपको कि जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू कितनी है ₹10, ठीक है। अब 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड कितना हो गया पर शेयर, 10 रुपये का शेयर है इंटू 100%, तो 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड कितना हो गया 10 रुपये पर शेयर। कंपनी ने क्या किया, जो ट्रांसफर टू रिजर्व है, प्रॉफिट है कंपनी के, तो कंपनी कहती है कि हम जो भी प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, हम सारा का सारा डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, बट हम रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की मर्जी है। तो लिखा क्या है, कंपनी में ट्रांसफर, ठीक है, कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व एज इट में डीम एप्रोप्रिएट, ठीक है, कि कंपनी की मर्जी है, कंपनी की मर्जी है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड में ट्रांसफर करना चाहती है या नहीं चाहती, ये कंपनी की मर्जी है, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहते हैं कि देखिए कंपनी ने क्या किया, अपने प्रॉफिट्स के ऊपर 100% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बट रिजर्व में एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया। तो कुछ शेयर होल्डर्स ने ऑब्जेक्शन उस पर उठाई, ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज की। तो क्या अब जो ऑब्जेक्शन है शेयर होल्डर्स की वो सही है कि गलत है? इस केस में जो शेयर होल्डर्स की जो ऑब्जेक्शन वो बिल्कुल ही सरासर गलत है। गलत कैसे है कि साफ साफ लिखा है कि कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व, जितना वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करना चाहती है या नहीं चाहती टुवर्ड्स रिजर्व्स, ये कंपनी की मर्जी है, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करते समय अपने प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करे या ना करे, इट इज अप टू कंपनी। में लिखा है एज इट में डीम एप्रोप्रिएट, ठीक है, जैसा कंपनी को सही लगता है, ये कंपनी की मर्जी है। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक और प्रोवाइजो है, वेयर ओइंग टू इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर any company proposes to declare dividend out of accumulated profits earned by it in the previous years and transferred by the company to free reserves, such declaration of dividend shall be made in accordance with the prescribed rules। ठीक है, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे सेक्शन के बाद। क्या कहते हैं ये, कहते हैं कि देखिए कंपनी ने पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट्स कमाए और प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फ्री रिजर्व में। एक तो है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखा हुआ है, वो तो ठीक है। अब एक कि मान लीजिए पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट कमाए, उसको ट्रांसफर कर दिया फ्री रिजर्व में। इस साल कंपनी उस फ्री रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो कर सकती है, बट एज पर द रूल्स हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। द कंपनी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स रूल्स 2014, इसके बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वो पढ़ना में सिंपल सी बात है, जिसे हमने अभी डिस्कस किया कि कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से या पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़े हैं उसमें से कर सकती है, या जो फ्री रिजर्व्स हैं पिछले सालों के उसमें से कर सकती है। अब कहते हैं कि देखिए अगर कंपनी फ्री रिजर्व में से डिक्लेयर करती है, अगर कंपनी डिविडेंड फ्री रिजर्व में से डिक्लेयर करती है तो उसके लिए कुछ एक रूल्स बने हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। बस उसके लिए कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, बस इतना ही कहा है और कुछ नहीं कहा। चलिए फिर कहते हैं कि ये बात वही आ गई कि कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो केवल कहाँ से करेगी, फ्री रिजर्व में से करेगी, किसी और रिजर्व में से नहीं करेगी।
जैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व है, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, सिंकिंग फंड रिजर्व है, कोई मशीनरी फंड रिजर्व है, तो ऐसे किसी भी फंड में से या रिजर्व में से डिक्लेयर नहीं करना, ओनली एंड ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन। नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस carried over previous year losses and depreciation carried over previous losses and depreciation not provided in the previous year or years are set off against profits of the company for current year। बहुत अच्छी बात की है और सिंपल सी बात की है। कहते हैं कि देखिए अगर आप इस साल डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो पिछले सालों की, प्रीवियस ईयर्स की, अगर कोई डेप्रिसिएशन या कोई लॉसेस जो अभी कैरी फॉरवर्ड होते आ रहे हैं, जो सेट ऑफ हुए ही नहीं है, तो पहले इस साल प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से पिछले सालों के जो लॉसेज है या कैरिड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है उसको सेट ऑफ करो, तब जाके क्या है कि इस साल के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कैरिड फॉरवर्ड जो लॉसेज है, कैरिड फॉरवर्ड जो अनअब्जॉर्ब जो डेप्रिसिएशन है, पहले उसे सेट ऑफ करना है, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस साल जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से पहले तो कैरिड फॉरवर्ड लॉसेज हैं और अनअब्जॉर्ब जो कैरिड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है उसको पहले आपने माइनस करना है, उसके बाद जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझना है। इंटरिम डिविडेंड, जैसे मैंने आपको समझाया कि इंटरिम डिविडेंड होता क्या है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड क्या है कि बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स डिक्लेयर किया जाता है, बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, इन द बोर्ड मीटिंग उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। और हमने सेक्शन 2 clause 35 डिविडेंड की डेफिनेशन में ये भी पढ़ा कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, मतलब सभी प्रोविजंस जो फाइनल डिविडेंड को अप्लाई होती हैं वो सारी की सारी प्रोविजंस क्या हैं, इंटरिम डिविडेंड को भी अप्लाई होंगी। तो जहां जहां इस एक्ट में, ठीक है, डिविडेंड लिखा है तो डिविडेंड पे जो जो प्रोविजंस अप्लाई हो रही हैं वो इक्वली फाइनल डिविडेंड पे एज वेल एज इंटरिम डिविडेंड पे अप्लाई होंगी। ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, अगर कुछ और अलग तरीके से नहीं कहा गया तो सारी की सारी प्रोविजंस जो फाइनल डिविडेंड में अप्लाई होती हैं वो सारी इंटरिम पे भी अप्लाई होंगी। तो चलिए कहते हैं कि इंटरिम डिविडेंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, तो एक चीज क्लियर है, डिक्लेयर कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी में। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर करना ना करना ये मर्जी है, पहली बात तो। ठीक है, मेंबर्स डिक्लेयर करे तो भी मर्जी है, ठीक है, बोर्ड डिक्लेयर करे या ना करे तो भी मर्जी है। ठीक है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करना कोई नेसेसिटी नहीं है, इट इज अप टू द कंपनी वेदर टू डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ एजीएम। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एक तो क्या है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान, किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, समझाता हूं कैसे, या फिर फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो चुका है, ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 2021 क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। आप कहते हैं कि कंपनी जो है अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, ठीक है, इन द बोर्ड मीटिंग, यानी कि बोर्ड अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं कौन सा, इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जा सकता है, या तो कहते हैं कि देखिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं, अभी 2021 चल रहा है, 2021 अभी चल रहा है, तो 2021 के दौरान मान लीजिए 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 को कंपनी ने क्या किया, बीएम बुलाई और बीएम में क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। डिविडेंड कहां से डिक्लेयर कर सकते हैं, करंट, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर में से कर सकते हैं, या प्रीवियस जो ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं या फ्री रिजर्व्स उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, बीएम में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया, 1/10/2020 को मीटिंग बुलाई गई, बीएम बुलाई गई, उस बीएम में क्या है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है जी, तो ठीक है, इट इज इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड ने डिक्लेयर किया। ठीक है, 2021 का फाइनेंशियल ईयर था, उसके दौरान, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कौन सा था, 2021। या फिर क्या है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ, 31/3/2021 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। ठीक है, उसकी जो एजीएम आने वाली है अभी, ठीक है,
एजीएम अभी आनी है इसकी, तो उससे पहले ही क्या हुआ, बीएम बुलाई, ठीक है, बीएम बुलाई और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये तो 31/3/2021 है, ठीक है, अगला साल जो है वो खत्म कब हो रहा है, 31/3/22 को, ठीक है। तो ये जो इंटरिम डिविडेंड है, जो इंटरिम डिविडेंड है, ठीक है, ये जो डिक्लेयर किया ये इस साल का ना हो गया, ठीक है, ये अगले साल का ना हो गया 21/22 का। तो ये तो देखिए कंपनी की मर्जी है, ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी है, वो बताएंगे कि हाँ भी जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं आप किस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, किस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप वो बताएंगे कि कौन से साल के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए अब जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है वो बताएंगे कि पिछले साल के लिए कर रहे हैं या इस साल के लिए कर रहे हैं, उससे कोई खास फर्क तो पड़ता ही नहीं है वैसे, ठीक है, बट वो बताएंगे कि हाँ भी हम किस साल के लिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो पहली बात सिंपल समझिए कि इंटरिम डिविडेंड जो है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड, ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एजीएम्स, ठीक है जी। थर्ड क्या याद रखेंगे आप, इट इज डिक्लेयर्ड, इट मे बी डिक्लेयर्ड, मे बी डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर और आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर AGM of that financial year, but before AGM of that financial year, ठीक है जी। आप इसमें एक और चीज नोट कर सकते हैं, जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स कब फाइनलाइज होंगे, तब इसकी एजीएम हो जाएगी, ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर की क्या है एजीएम हो जाएगी। पर जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है वो हो कब रहा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, बट एजीएम से पहले। एजीएम में तो क्या अप्रूव हो जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स अप्रूव हो जाएंगे पिछले साल के, ठीक है, पिछले साल के जो फाइनल अकाउंट्स है वो अप्रूव कहाँ पे होने हैं, एजीएम में। बट उससे पहले क्या है कि ये डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। तो याद रखना है कि इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो जो कंपनी के अकाउंट्स है, ठीक है, उसके फाइनलाइज होने से पहले डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो इतना सा थोड़ा आइडिया लगा होगा, ठीक है। एक तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और डिक्लेयर कब किया जा सकता है, फाइनेंशियल ईयर के दौरान या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, बट उस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम होने से पहले। डिक्लेयर तो किसने करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कहते हैं कि अब डिक्लेयर कहां से करना है, ठीक है, जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कहां से करना है, आउट ऑफ सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस है उसमें से कर सकते हैं, या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच इंटरिम डिविडेंड इज सोर्ट टू बी डिक्लेयर्ड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसमें से कर दो, या जिस साल इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उस साल जो प्रॉफिट अब तक कमाया है उसमें से। मान लो 2 क्वार्टर बीते हैं अभी, ठीक है, अप्रैल से लेके जून और जुलाई से लेके सितंबर तक का क्वार्टर बीत गया है। अक्टूबर के महीने में, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए कि 2 महीनों हमने 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिट बहुत अच्छे कमा लिए हैं, तो ठीक है, जो बोर्ड है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है पिछले 2 क्वार्टर के प्रॉफिट में से, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच इंटरिम डिविडेंड इज सोर्ट टू बी डिक्लेयर्ड, या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जो मैं बताया अभी, ठीक है। अब तो देखो सीधी सी बात है, अभी 2 क्वार्टर बीते हैं, तो 2 क्वार्टर बीते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट आया उसमें से कर दिया, या पूरा साल बीत गया है, पूरा साल बीत गया है, ठीक है, उसके बाद बीएम बुलाई और उस साल के प्रॉफिट के उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो इंटरिम डिविडेंड है वो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर भी डिक्लेयर कर सकते हैं या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, पर उस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम होने से पहले। फाइनेंशियल ईयर मान लो खत्म हो चुका है, ठीक है, एक एस्टिमेट है कि इतने प्रॉफिट्स तो हैं इस साल के, उस साल के प्रॉफिट में से क्या है अगले साल जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में, और बिफोर एजीएम एक बीएम बुलाएगी उसमें डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो डिविडेंड डिक्लेयर कैसे कहां से कर सकते हैं, एक जो सरप्लस पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, सरप्लस पड़ा हुआ है, उसमें से कर सकते हैं, या इस साल जो प्रॉफिट कमाए हैं, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट कमाए हैं उसमें से कर सकते हैं, या अभी तक जो क्वार्टर बीता है उसमें जो प्रॉफिट आए हैं उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 बातें। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ लॉसेस, मान लीजिए पिछले क्वार्टर में लॉस आए हैं तो क्या होगा। इन केस द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर up to the end of quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend. Such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average dividend declared by the company during preceding 3 financial years. ठीक है, जो सिंपल सी बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए अब मान लीजिए पिछले क्वार्टर में भी लॉस आए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है आपका, 20-21 का फाइनेंशियल ईयर है, पिछले क्वार्टर में लॉस आया, अभी पिछले ही क्वार्टर में क्या है, लॉस। अब पिछला क्वार्टर कौन सा था, पिछला क्वार्टर मान लो था अप्रैल 20 से लेके जून 2020, ठीक है। अब पिछले क्वार्टर में कंपनी को क्या आया, लॉस, ठीक है। अब कंपनी अगले ही क्वार्टर में इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है। अब मान लीजिए सरप्लस पड़ा हुआ है कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि पिछले जो क्वार्टर में लॉस आया है, ठीक है, अब कंडीशन ये है कि पिछले 3 सालों के जो डिविडेंड है उसका एवरेज करेंगे, उससे ज़्यादा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 20-21। अब पिछले 3 साल देखे जाएंगे, पिछले 3 साल कौन से हो गए, फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 17-18, ठीक है, 17-18, 18-19, 19-20, ठीक है, 17-18 एंड 18-19 एंड 19-20, ठीक है। तो 3 फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मान लो साल 40 किया है, साल 40 किया है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ मान लो डिक्लेयर किया 10%, यहाँ 12%, ठीक है, और यहाँ पे किया 14%। अब इसका हम कर लेंगे एवरेज, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 2214-36, तो एवरेज करेंगे डिवाइड बाय 3 तो 12%। तो कंपनी क्या है, अब 12% से ज़्यादा इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए। कंपनी मान लीजिए डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वांट्स टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, बट पिछले ही क्वार्टर में या पिछले क्वार्टर तक कंपनी की क्या है, लॉसेज हैं 20 साल में, ठीक है। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तब भी डिक्लेयर कर सकती है, जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, पिछले सालों के प्रॉफिट से वगैरह, तो कर सकती है। बट ध्यान ये रखना है कि पिछले 3 सालों का जो एवरेज डिविडेंड है, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के जो एवरेज डिविडेंड है उससे ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना। पिछले 3 सालों का जो एवरेज डिविडेंड है उससे ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए फिर कहते हैं, फिर सिंपल है, डिविडेंड जब डिक्लेयर हो जाएगा, डिक्लेयर करने के 5 डेज के विदिन, डिविडेंड डिक्लेयर करने के 5 डेज के विदिन, ठीक है, उसको जमा करवा देना है एक शेड्यूल बैंक में, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, ठीक है। शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट खाता खुलेगा, उसमें उन्होंने जमा करवा देना है। बेशक ये फाइनल डिविडेंड है या फिर क्या इंटरिम डिविडेंड। फिर कहते हैं मोड ऑफ पेमेंट। अब जो पेमेंट देने के तरीके क्या है, ठीक है, कैश में देना है या बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, आजकल तो सीधी एनएफटी मारते हैं, ठीक है। बट फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेट इन दिस रिगार्ड। Dividend shall be paid by a company in respect of any share therein to the registered shareholder of such share or to his order or to his banker। क्या बोलते हैं, डिविडेंड जो है shall be declared by a company in respect of any share therein to the registered shareholder of such share or to his order or to his banker, ठीक है। या सीधा बैंक में जमा करा सकते हैं, ठीक है, या जैसे मान लीजिए डिविडेंड वारंट हो गया, ठीक है, या फिर क्या है कि डिमांड ड्राफ्ट दे दिया उस बंदे के नाम पे जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, ठीक है, इस तरीके से। और डिविडेंड जो है हमेशा कैश में पेबल है, इन काइंड पेबल नहीं है, ये याद रखना है, ईजी है, ठीक है। डिविडेंड जो है हमेशा क्या है, टू बी पेड इन कैश। कैश का मतलब ये नहीं कि रोकड़, ठीक है, कैश का मतलब क्या है कि वो बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मतलब इन काइंड नहीं होना चाहिए, कंबल दे दिए, जूते दे दिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड दैट आर पेबल टू शेयर होल्डर्स इन कैश मे आल्सो बी पेड बाय चेक और डिविडेंड वारंट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। ये जैसे बताया मैंने कि जो कैश में पेबल है इसको आप चेक द्वारा पे कर सकते हैं, चेक के द्वारा, या डिविडेंड वारंट है, या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है जी। तो चलिए एक नोटिफिकेशन है, इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन
ठीक है, ये 5/6/2015 का है। इसमें कहते हैं कि इन केस ऑफ निधि, ये आपने नोटिफिकेशन नंबर याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, सीधा मेन जो कंसेप्ट है वो याद रखिए। इन केस ऑफ निधिज, तो निधि कंपनी आपको पता ही है, निधि कंपनी कौन सी थी। इसका मकसद क्या है कि लोगों में जो स्मॉल सेविंग्स हैं उसकी हैबिट्स को इनकलकेट कर, ठीक है, लोगों में सेविंग्स की हैबिट को बढ़ावा देना। इन केस ऑफ निधिज, एनी डिविडेंड पेबल इन कैश may be paid by crediting the same to the account of member. A dividend is not claimed within 30 days from the date of declaration of dividend. ठीक है, वैसे तो देखिए 5 दिन में जमा करवाना है, ठीक है, और डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन में पे करना होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि डिविडेंड अगर क्लेम ही नहीं किया गया, अगर मेंबर ने क्लेम नहीं किया तो उसके खाते में सीधा जमा करवा देना है, ठीक है, क्रेडिटिंग द सेम टू द अकाउंट ऑफ मेंबर। ए डिविडेंड इज नॉट क्लेम्ड, तो देखिए वहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, निधि कंपनी में क्या है, स्मॉल इन्वेस्टर्स है। अब बेचारे वो क्लेम करते ही नहीं है, ठीक है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो ज़्यादा बोलता ही नहीं है, साइलेंट होता है वो, ठीक है। तो कहते हैं कि कंपनी ये ना कि उसका हक मार ले, कंपनी ये नहीं कि डिविडेंड ना दे, तो कहते हैं कि अगर 30 दिन के अंदर क्लेम नहीं किया तो सीधा उसका जो अकाउंट का डिटेल है कंपनी के पास उसमें डाल दो, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन shall be deemed to prohibit the capitalization of profits or reserves of the company for the purpose of issuing fully paid up bonus share or paying up any amount for the time being unpaid on any shares held by members of the company। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि देखिए जो बोनस इशू का सेक्शन है, जो बोनस शेयर का सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन 63। तो ये जो सेक्शन है 123, ये किसी भी प्रकार से, ठीक है, सेक्शन 63 को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। कहते हैं कि जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है ये किसी भी प्रकार से कंपनी को प्रोहिबिट नहीं करता, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि कंपनी बोनस शेयर इशू ना कर पाए, ठीक है। तो बोनस शेयर्स का अलग कॉन्सेप्ट है सेक्शन 63 में, तो कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, विद बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 63। और डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कहते हैं कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती अगर कंपनी ने क्या है कि पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट कर रखा है। सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है, ठीक है। अगर कंपनी लोगों से क्या है डिपॉजिट्स लेके बैठी है, उसमें डिफॉल्ट कर रखा है, ठीक है, उसके पैसे दे नहीं दे और शेयरहोल्डर्स को वो डिविडेंड देना चाहती है, दिस इज नॉट अलाउड। तो पहले जो आपके डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे दीजिए, उसके बाद आप क्या है डिविडेंड की बात कीजिए, ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, ए कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 63, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, सेक्शन 74, ठीक है, ये किसका है, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो 2013 वाला जो एक्ट है, एक कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले जो पिछला कानून था कंपनीज एक्ट 1956, उसके तहत जो कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे, उसके तहत जो कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे उसमें अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है, ठीक है, या एक्ट के आने के बाद कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए पब्लिक से, उसकी पेमेंट में डिफॉल्ट कर रखा है, तो तब तक वो डिफॉल्ट, जब तक वो डिफॉल्ट सही नहीं होता तब तक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, ठीक है। शैल नॉट सो लॉन्ग एज सच फेलियर कंटिन्यूज डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स पे ऐसा कोई भी डिविडेंड तब तक डिक्लेयर नहीं कर सकती जब तक 73 एंड 74 में कोई किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं सेक्शन 8 कंपनीज आर प्रोहिबिटेड टू डिक्लेयर डिविडेंड, ये आपको पता ही है। सेक्शन 8 कंपनियां जो होती हैं वो कौन सी हैं, जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं, ठीक है, जिसका मकसद क्या है प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि आपको पता है कि चैरिटी के लिए होती हैं, रिलीजियस को, किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए होती हैं, चैरिटी को प्रमोट करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं अपनी प्रॉफिट्स का इस्तेमाल अपनी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में लगाती हैं, उसी एक्टिविटीज़ को आगे ग्रो करने में लगाती है, ना कि अपने शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने में, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनीज जो हैं, ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सच कंपनीज कैन अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स ओनली फॉर द फर्दरेंस ऑफ इट्स एक्टिविटीज फॉर विच दीज आर इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। जो बताया मैंने कि ऐसी कंपनीज अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल केवल कहाँ करती हैं, अपने जो जिस काम के लिए बनाई गई हैं उसी ऑब्जेक्ट्स को आगे ग्रो करने के लिए, फर्दरेंस के लिए, ठीक है जी। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े, ध्यान से एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। पहला, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड
तो कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेज हमने बात की, जो पिछले सालों के चलते आ रहे लॉसेज हैं, ठीक है, या फिर जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, पहले उसको सेट ऑफ करना है, उसके बाद क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है। और ठीक है, और जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, उसमें जब डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो अनरियलाइज गेन्स हैं या नोशनल प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, जो ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ क्या है, लायबिलिटीज आए हैं, ठीक है, तो जो हमने उसकी जो बुक वैल्यू थी, कैरिंग अमाउंट थी, उसको चेंज करके जो हमने उसको फेयर वैल्यू पर डाला, उससे जो प्रॉफिट आए हैं वो अनरियलाइज प्रॉफिट से सारे, ठीक है, उसमें से हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिर कहते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट जो है आर नॉट सेम एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स बिकॉज they are not earned in normal course of business and therefore normally not available for distribution as dividend। ठीक है, जैसे आप प्रॉफिट कौन से हैं, ठीक है, जो बिल्कुल नॉर्मल कोर्स में बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाए गए हैं, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो प्रॉफिट कमाए गए हैं, कंपनी उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। और जो कैपिटल प्रॉफिट्स है, ठीक है, जो कैपिटल प्रॉफिट्स है, ठीक है, जो क्या है कि एसेट को बेच के कमाए गए हैं, ठीक है, ऐसे कैपिटल प्रॉफिट में से क्या है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। और नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू अमाउंट पेड अप। ये क्या है, सेक्शन 51। फिर मैं आपको इस थोड़ा सा समझिए इसको, मैं फिर जो हमने पढ़ा उसको एक बार सम अप करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। कहते हैं देखिए, डिविडेंड जो होता है, ठीक है, वो डिक्लेयर कैसे किया जाता है, अकॉर्डिंग टू फेस वैल्यू। कंपनी सीधा कह देती है कि हम 1 रुपया पर शेयर देंगे, या कंपनी कह देती है कि हम 10 रुपये के हिसाब 10% देंगे, ठीक है, 10% पर शेयर। ये 10% किस पे लगता है, मैंने बताया आपको, ये लगता है किस पे, फेस वैल्यू पे, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे निकम्मे शेयर होल्डर्स होते हैं, या मजबूरी होती है उन लोगों को कि उन्होंने अपने पैसे नहीं दिए होते, जितनी कॉल्ड अप अमाउंट है उतना उन्होंने पैसा नहीं दिया होता। तो वहाँ कहते हैं कि देखिए, अगर कंपनी को ऑथराइज किया गया आर्टिकल द्वारा, एक कंपनी ऑथराइज बाय आर्टिकल्स, तो कंपनी में डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, ए बी सी, तो कॉल्ड अप अमाउंट है वो सबके लिए सेम है, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, ठीक है। अब जो पेड अप है, तो मान लीजिए ए ने पूरे पे कर दिए, 10 पे कर दिए, इसने 9 पे कर दिए, ठीक है, इसने कितने पे किए, 8 रुपये। अब डिफरेंट पेड अप अमाउंट है, कंपनी को भी होता है यार, सबको एक बराबर डिविडेंड कैसे दे दें, जिन लोगों ने पे नहीं कर रखे पैसे पूरे, उनको भी हम पूरे दे दें, ये भी गलत है। तो कहते हैं कि अगर आर्टिकल द्वारा ऑथराइज है, तो डिविडेंड जो है कंपनी क्या है, अकॉर्डिंग टू पेड अप वैल्यू दे सकती है। जैसे मान लीजिए 10% जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, बट अकॉर्डिंग टू पेड अप वैल्यू, तो डिविडेंड कितना मिलेगा पर शेयर, ठीक है। तो डिविडेंड जो पर शेयर होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 रुपया, यहाँ 90 पैसे, यहाँ 80 पैसे, ठीक है। तो पर शेयर जो डिविडेंड है 1 रुपया, 90 पैसे, 80 पैसे प्रकार से हो जाएगा। ये बात लिखी है सेक्शन 51 में, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि एक तो क्या है, डिविडेंड अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो डिविडेंड जो दिया जाएगा, ठीक है, वो कैसे दिया जाएगा, या तो फिक्स अमाउंट है या फिक्स परसेंटेज है किस चीज़ की, फेस वैल्यू की, ठीक है, वहाँ पेड अप की बात नहीं आ रही। बट जहाँ आर्टिकल्स ऑथराइज कर देते हैं सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है अकॉर्डिंग टू द क्या है, जो प्रपोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी है, ठीक है, जो पेड अप कैपिटल है, ठीक है, जो मेंबर ने पे कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो अभी हम समराइज करते हैं सेक्शन को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए वो क्या क्या थे, ठीक है। इसको ध्यान से समझना कि समरी ही मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि उसमें हमने सारा अच्छे से याद करना होता है, ठीक है, रिवाइज होता है उसमें। तो पहला क्या आ गया, सोर्सेज कौन से, ठीक है, वो हमने क्या डिस्कस किया, करंट फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है, करंट फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हो गए, करंट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट्स, ठीक है, और क्या थे, तो प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्या है, प्रॉफिट्स है, प्रीवियस ईयर के क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, या फिर क्या है, फ्री रिजर्व्स है, ठीक है, या फिर क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो यहां से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। करंट प्रॉफिट्स हो गए, या प्रीवियस ईयर के जो एक्यूमुलेट कर रखे प्रॉफिट्स है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, या फ्री रिजर्व में जो बैलेंस प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्री रिजर्व का जो बैलेंस है, ठीक है, और गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो फ्री रिजर्व है, तो केवल फ्री रिजर्व में से ही डिविडेंड डिक्लेयर करना है, किसी और रिजर्व में से डिक्लेयर नहीं करना। अब ये भी याद रखना है कि जो अनरियलाइज गेन्स है, ठीक है, अनरियलाइज गेन्स है, ठीक है,
नोशनल गेन्स हैं जो कमाए गए हैं ड्यू टू रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी वगैरह, अनरियलाइज गेन्स हैं, नोशनल गेन्स हैं, उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना। ठीक है, ये क्लियर है। फिर कहते हैं कि देखिए जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो क्या करना है, जो कैरी फॉरवर्ड, तो क्या है, कैरिड फॉरवर्ड जो चलते आ रहे, जो कैरिड फॉरवर्ड लॉसेज है, ठीक है, या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है या फिर क्या है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसको पहले आपने एडजस्ट करना है, उसको एडजस्ट करना है, उसके बाद ही क्या है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज प्लस जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको आप सेट ऑफ कीजिए, उसके बाद ही क्या है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए फिर कहते हैं कि देखिए अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है इंटरिम, कोई दिक्कत नहीं है। करता कौन है ये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ठीक है, ये कर कब सकते हैं, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से कर सकते, ये प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर दें। ठीक है, जिस साल प्रॉफिट कमाया उसी साल के फाइनेंशियल ईयर में से, यानी कि क्या हो गया, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर खत्म डिक्लेयर कर सकते हैं, या जब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा उसके बाद, बट इसकी एजीएम आने से पहले। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके बाद, बट फाइनेंशियल ईयर एजीएम उस साल की होने से पहले, इस दौरान क्या है कंपनी जो है, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, यानी कि इंटरिम डिविडेंड, यानी कि बोर्ड कर रहा है। ठीक है, कब कर सकता है, पहला ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर और दूसरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद, बट उस साल की एजीएम आने से पहले। क्लियर। आप कहते हैं कि जो इंटरिम डिविडेंड है, ठीक है, बोर्ड वो डिक्लेयर करना चाहता है, बट प्रीवियस क्वार्टर में क्या आए हैं, लॉसेज आए हैं। अभी प्रीवियस क्वार्टर में क्या है, लॉसेज आए हैं। ठीक है, या आप तो प्रीवियस क्वार्टर में या प्रीवियस क्वार्टर तक लॉसेज हैं तो कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि पिछले 3 साल का जो एवरेज डिविडेंड है उससे ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करना। पिछले 3 साल का जो एवरेज डिविडेंड है उससे ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना, अगर अगर पिछले क्वार्टर या क्वार्टर तक लॉसेज आए। आई होप क्लियर हो गया है ये वाला। ठीक है, फिर दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पर ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि कहते हैं कि देखिए अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, तो उससे पहले कंपनी कुछ रिजर्व में, यानी फ्री रिजर्व में ट्रांसफर करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि वहां लिखा है मे, कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स एज इट मे डीम एप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे सारी वर्डिंग क्या लिखी है, मे है, साथ में क्या लिख दिया, एज इट मे डीम एप्रोप्रिएट, जो उनको अच्छा लगता है। अगर उनको नहीं सही लग रहा तो वो नहीं करेंगे, भाई मर्जी है उनकी। ठीक है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व जो है वो मर्जी है, कंपनी करे ना करे, डिविडेंड जितना मर्जी डिक्लेयर करे, आप ट्रांसफर टू रिजर्व करे ना करे, इट इज अप टू द कंपनी। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट है कि कहते हैं कि अगर मान लीजिए कंपनी ने सेक्शन 73 या 74 में डिफॉल्ट कर रखा है, ठीक है, तो जब तक ये डिफॉल्ट सही नहीं होता तब तक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्या है, डिपॉजिट्स के सेक्शन है। ठीक है जी, तो 73 या 74 में अगर डिफॉल्ट है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। ठीक है, और जो डिविडेंड पे करना है सिंपल से पॉइंट है कि वो देना कैसे, कैश में इन काइंड नहीं देना। ठीक है, वो देना कैसे है, ठीक है जी, आप किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू दे सकते हैं, चेक के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो डिविडेंड पे कर सकते हैं। और जो डिविडेंड पे करना होता है, ठीक है, वो कहते हैं कि जो निधि कंपनी के केस में क्या है कि अगर वो 30 दिन के अंदर अगर उनका कोई मेंबर क्लेम नहीं करता, ठीक है, निधि कंपनी के केस में क्या है, मेंबर अगर डिविडेंड क्लेम नहीं करता तो उसके खाते में सीधे डाल देने हैं। और आपको याद ही है, सिंपल है ये तो, सेक्शन 8 कंपनी वाला। ठीक है, ये सेक्शन 8 कंपनीज जो होती हैं वो नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो प्रॉफिट कमाती हैं वो अपनी फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही आगे इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है जी, तो चलिए ये हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे हमने बात की थी अभी कि कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है आउट ऑफ रिजर्व्स, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ठीक है, तो रिजर्व तो पहले कौन से होने चाहिए, फ्री रिजर्व्स होने चाहिए। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है कहाँ से, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, तो कंपनी आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, बट उसकी कंडीशंस है
कंडीशन क्या है कि कंपनी को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। द कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व रूल्स 2014। ठीक है, तो कंडीशन है 3 यहाँ पे, वो हमें अच्छे से पढ़नी है। तो चलिए, कहते हैं कि वेयर ओइंग टू इनएडिक्वेसी, कमी है प्रॉफिट की, और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर, एनी कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ accumulated profits earned by it in the previous years and transferred by the company to free reserves। पिछले सालों में कंपनी ने प्रॉफिट कमाए होंगे, उसको रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा। कंपनी इस साल क्या है कि उन कमाए गए प्रॉफिट्स जो फ्री रिजर्व में ट्रांसफर किए गए थे, यानी कहने का भाव सिंपल कि कंपनी अगर फ्री रिजर्व में से ट्रांसफर करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो कर सकती है। ठीक है, तो क्या है होगा, बट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स होगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सिंपल याद रखिए आप, डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स है, उसके लिए कुछ एक रूल्स है। अब वो रूल्स क्या है? ठीक है, पहले तो वही क्लियर कर दिया कि नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व्स अदर देन फ्री रिजर्व्स। यानी कि डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा ऑब्वियसली दैट वुड बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। चलिए, अब वो कंडीशंस क्या है, ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान कंडीशंस हैं, अच्छे से करते हैं इसको। पहली कंडीशन क्या है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ रेट्स एट विच डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था इंटरिम डिविडेंड में कि पिछले क्वार्टर या पिछले क्वार्टर तक लॉस आया है तो पिछले 3 साल का जो एवरेज डिविडेंड है उससे ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करना। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, वे कहते हैं कि एवरेज रेट जो डिविडेंड का है, ठीक है, एवरेज ऑफ रेट्स एट विच डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि पिछले 3 साल का जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है उससे ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करना। ठीक है, बट ये कंडीशन कहाँ अप्लाई नहीं होती? जहाँ कंपनी ने पिछले 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं, तो फिर ये कंडीशन अप्लाई वहाँ पे नहीं होगी। अब 3 साल में पिछले अप्लाई नहीं किया, मान लीजिए प्रॉफिट तो कमाए हैं और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो इस साल मूड बन गया है कि चलो इस साल प्रॉफिट नहीं है, पिछले 3 साल जो कमाए थे उसमें से कर देते हैं। ठीक है, पिछले 3 साल जो कमाए थे उसमें से कर देते हैं। अब पिछले 3 साल तो डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पिछले 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं है तो एवरेज ऑफ 3 ईयर्स वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स shall not exceed 10% of its paid up share capital and free reserves as appearing in the latest audited financial statement। ये वर्डिंग याद रखनी है, जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके जो एंड में जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ऑडिटेड स्टेटमेंट में जो पेड अप शेयर कैपिटल आ रही है, फ्री रिजर्व आ रहा है, उसका 10% से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ ड्रॉन शैल बी फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेज। ये पॉइंट याद रखना आपको, ठीक है, अमाउंट जो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेज इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड नोट देयर आफ्टर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इक्विटी शेयर शैल बी डिक्लेयर्ड। सिंपल सी बात कह रहे हैं यहाँ पे, कि कहते हैं कि देखिए जब कंपनी ये 10% करेगी फ्री रिजर्व्स और पेड अप शेयर कैपिटल का, उसमें से माइनस करेगी इस साल अगर कोई लॉसेज हैं। ठीक है, इस साल कोई लॉसेज आए हैं, ठीक है, इस साल अगर कोई लॉसेज आए हैं पहले वो माइनस किया जाएगा, फिर जो बची हुई अमाउंट है उसको डिविडेंड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल है। पहला कंडीशन क्या थी कि पिछले 3 साल का जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है उससे ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करना, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व्स हैं उसका 10%, बट उस 10% में से क्या माइनस करना है, इस साल के अगर कोई लॉसेस आए हैं तो। ठीक है, और कहते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो फ्री रिजर्व में बैलेंस बचेगा वो पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 15% होना चाहिए। क्या बोलते हैं, द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एज अपेयरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पेड अप शेयर कैपिटल शो कर रही है उसका 15% से कम बैलेंस नहीं बचना चाहिए फ्री रिजर्व में आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो 3 कंडीशंस हैं, बहुत सिंपल है, अच्छे से याद रखिए। पहली कंडीशन क्या है, ठीक है, कि जो डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो पिछले 3 साल का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से कम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कम हो जाएगा चलेगा, कम हो जाएगा चलेगा क्या, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है,
ये कंडीशन वहां अप्लाई नहीं होगी, ये कंडीशन वहां अप्लाई नहीं होगी जहां पे पिछले 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया। तो पिछले 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो काहे की कंडीशन लागू होनी है भाई, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा, उसके बराबर या उससे कम ही होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, उसका 10% से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना। अभी PUCFR उठाना कब का है, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जो है, लेटेस्ट ऑडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तब का, इसमें से हम PUC प्लस FR उठा लेंगे, ठीक है। पर याद रखना है कि इसमें से जो करंट ईयर लॉसेज आए हैं वो सारे माइनस कर देने हैं, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का करा 10%, उसमें से जो करंट ईयर के लॉसेज हैं वो करें माइनस, जो बैलेंस है इसमें से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज डिविडेंड, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि कहते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो बैलेंस बचना चाहिए फ्री रिजर्व में वो कितना होगा, एटलीस्ट 15% ऑफ, कितना होगा, ठीक है, कम से कम या उससे ज़्यादा हो सकता है, कम से कम कितना होगा 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये पेड अप शेयर कैपिटल कौन से उठा रहे हैं, वही लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली। दोबारा याद करते हैं लास्ट में, फटाफट खत्म करते हैं इसको। एक तो कहते हैं कि देखिए जो हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे वो बिल्कुल आउट ऑफ रिजर्व में करेंगे, आउट ऑफ रिजर्व में से करेंगे। फ्री रिजर्व क्या है पता ही आपको, कि ऐसा कोई रिजर्व जो क्या है विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो में से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री रिजर्व, ठीक है। और दूसरा क्या है कि 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या आता है, पहला कि पिछले 3 साल का जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है उससे ज़्यादा हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। और दूसरा जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व्स है उसका 10% से ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करेंगे, और उसमें से 10% में से भी हम माइनस करेंगे इस साल के जो लॉसेज हैं, ठीक है, वो माइनस करेंगे। और थर्ड कि फ्री रिजर्व में जो बैलेंस है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वो पेड अप शेयर कैपिटल जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर हो रही है उसका 15% से कम नहीं होना चाहिए। अब आपको ये अच्छे से याद भी हो गया होगा साथ साथ। तो चलिए एक एग्जांपल दे रखी है, इसको हम फटाफट करते हैं। कहते हैं कि देखिए जो कंपनी के इस साल के लॉसेज हैं वो 16 करोड़ हैं, फ्री रिजर्व्स 150 करोड़ है, PUC 50 करोड़ है। पहले आप अपने हिसाब से करो कि पहला क्या है, पिछले 3 साल का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पिछले 3 साल का जो डिविडेंड है वो 40%, 25%, 30%, ठीक है। तो इसका हम एवरेज करेंगे, ठीक है, ये एवरेज कर रखा है, याद है 31.67% है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है हमारी 50, इसका हम परसेंटेज करेंगे इतना, ये बन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक तो। और सेकंड तो फ्री रिजर्व और PUC का 10%, ठीक है, ये रहा PUC प्लस FR का, ठीक है, फ्री रिजर्व का 10% किया, और उसमें से जो करंट ईयर के लॉसेज है वो माइनस किए, तो बचा कितना 4 करोड़, ठीक है, 4 करोड़, या फिर ये विच एवर इज लेस ही कर देंगे ऑब्वियसली। अगर ये कर देंगे तो इस लिमिट को ये क्रॉस हो जाएगी तो वायलेशन हो जाएगी। और थर्ड क्या है कि जो रिजर्व डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो रिजर्व में बैलेंस बचना चाहिए वो कितना होना चाहिए, PUC का कम से कम 15%, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल का 15%। अब देखिए पेड अप कैपिटल का 15% कितना बनता है 7.5, ठीक है। अब 150 टोटल है, 7.5 उसमें से हम अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दें तो बैलेंस कितना कितना बचेगा कम से कम, सॉरी, अगर हम 150 में से 7.5 हमें बैलेंस मेंटेन करना है, आउट ऑफ 150 7.5 हमें बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर सकते हैं 142.5, तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 142.5 है। बट हमें क्या देखना है इसमें से, ठीक है, अगर ये हम डिक्लेयर कर देंगे तो ये भी कंडीशन क्रॉस हो जाएगी, ये भी क्रॉस हो जाएगी, तो हमें देखना है विच एवर इज लेस, ठीक है। तो मैक्सिमम हम कितना करेंगे 4 करोड़। अगर हम 4 करोड़ डिक्लेयर करते हैं तो पहली कंडीशन फुलफिल है, दूसरी भी फुलफिल है, उसके विद नहीं है, ठीक है, और थर्ड भी फुलफिल हो जाती है। तो डिविडेंड याद रखना है, जो विच एवर इज लेस आएगा उतना के डिक्लेयर करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो फिर रिवाइज करते हैं इसको। पहली बात जो रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो आउट ऑफ रिजर्व में से होना चाहिए, आउट ऑफ रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है, तो आप पहली मान सकते हैं, दूसरी मान सकते हैं, जैसे मर्जी मान सकते हैं, कि जो पिछले 3 साल का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है, पिछले 3 साल का जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है उससे ज़्यादा डिविडेंड आपने डिक्लेयर नहीं करना। और जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व्स है उसका 10%, और माइनस इस साल के जो लॉसेज है करंट ईयर लॉसेज है। और लास्ट में कहते हैं कि जो पेड अप शेयर कैपिटल का 15% बैलेंस बचना चाहिए एटलीस्ट इन फ्री रिजर्व, ठीक है। फ्री रिजर्व में जो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो बैलेंस बचेगा वो पेड अप शेयर कैपिटल का एटलीस्ट 15% होना चाहिए, ठीक है। होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा ये, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा
एक सेक्शन 2 क्लोज 35 सीखा, ठीक है, इसमें डिविडेंड की डेफिनेशन थी, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। और दूसरा हमने सीखा 123, और थर्ड हमने सीखा कि डिविडेंड जो है जब फ्रीज में से डिक्लेयर होता है, ठीक है, तो उसकी कंडीशंस क्या है, तो हमें क्या है कि उसमें रूल्स फॉलो करने हैं, द कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स रूल्स 2014, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, आप देखिए डिविडेंड का सीधा सीधा फंडा है, अब ध्यान से समझिए पहले। डिविडेंड का फंडा क्या है, कि कहते हैं कि डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर होगा, एक चीज तो हम समझ चुके हैं कि विद इन 5 डेज क्या है, विद इन 5 डेज, विद इन 5 डेज जमा करवाना है कहाँ पे, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। सेपरेट बैंक अकाउंट में इसको हमने क्या किया, जमा करवा दिया, ठीक है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाया, इसको वहां पे जमा करवा दिया हमें, ठीक है जी, डिपॉजिट हो गया हमारा। कुछ ऐसे समझना अपने इस कॉन्सेप्ट को। आप डिक्लेयर करने के कहते हैं कि 30 दिन के अंदर पे करना है, विद इन 30 डेज, डिक्लेयर होने के विद इन 30 दिन क्या है, पे टू शेयर होल्डर्स। तो पहला क्या किया हमें, डिविडेंड जो डिक्लेयर किया उसको विद इन 5 डेज हमें जमा करवाना है एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। और सेकंड, डिक्लेयर करने के विद इन 30 डेज हमें क्या है, पे करना है टू द शेयर होल्डर्स। आप कहते हैं कि मान लीजिए किसी कारणवश, ड्यू टू एनी रीजन, डिविडेंड अगर पे नहीं हो पाया शेयर होल्डर्स को, ठीक है, या उन्होंने क्लेम नहीं किया या पे नहीं हो पाया किसी कारण से, तो कहते हैं कि अगले अगले 7 दिन के अंदर, विद इन नेक्स्ट 7 डेज, विद इन नेक्स्ट 7 डेज से आप जमा करवा दीजिए कहां पे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। कहां जमा करवाना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है। और जब आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा करवाया, उसके बाद अगर अगले 7 साल तक ये क्लेम नहीं हुआ या किसी कारणवश पे नहीं हो पाया, अगले 7 साल बाद ये कहां ट्रांसफर करना है, IEPF, ठीक है। IEPF क्या है, ये सेक्शन 125 में कवर होगा, यह इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो अब तक को समझ आया कि डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके 5 डेज के विदिन, उसके 5 डेज के विदिन हमें जमा करवाना है सेपरेट बैंक अकाउंट में, ठीक है। और डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 डेज के विदिन हमें सभी शेयरहोल्डर्स को पे करना है। अब किसी कारण से अगर वो 30 डेज के विदिन पे नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट 7 डेज के विदिन हमें क्या करना है, तो नहीं पे हो पाया उसको हम ट्रांसफर कर देंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है। अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब ट्रांसफर हो गया, उसके बाद भी अगर 7 साल किसी कारण से पे नहीं हो पाता, तो हम ट्रांसफर कर देंगे इसको IEPF अकाउंट में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में, ठीक है जी। तो चलिए अब एक और चीज याद रखनी है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ अभी नेक्स्ट स्टेप में आके, वो है कि डिटेल वेबसाइट पर डालनी होती है, ठीक है। पहले ये समझिए ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कहते हैं कंपनी शैल पे डिविडेंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन टू एनी शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे मैंने बताया कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसके 30 डेज के विदिन क्या है कि डिविडेंड पे करना है टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो 5 दिन वाला पहले ही कर लिया हमने 123 में, ठीक है। 5 डेज वाला हमने कहाँ पढ़ा, 123 में डिक्लेयर किया, 5 डेज के विदिन जमा करवाना है सेपरेट बैंक अकाउंट में। अब 30 दिन में कहा क्या करना है, हमें पे करना है। आप कहते हैं कि नेक्स्ट में वही कहा गया है कि अगर 30 दिन में पे नहीं हो पाया, क्लेम नहीं किया या पे नहीं हुआ किसी कारण से, तो नेक्स्ट 7 डेज में हम क्या करेंगे, उसको अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट वेयर ए डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड, किसी कारण से वो पे नहीं हो पाया या क्लेम नहीं किया गया, ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन टू एनी शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, किसी कारण से वो अनपेड रहा या अनक्लेम्ड रहा, तो करना क्या है, द कंपनी शैल विद इन 7 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन जैसे ही पूरे होंगे, नेक्स्ट 7 डेज के विदिन कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड। जो अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड है उसे कहाँ ट्रांसफर कर देगी, टू द स्पेशल अकाउंट टू बी ओपन बाय द कंपनी इन दैट बिहाफ इन एनी शेड्यूल बैंक टू बी कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि कंपनी ने करना क्या है, कि डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके विद इन 5 डेज जमा करवाना है सेपरेट बैंक अकाउंट में, ठीक है। और जब डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर पे करना है शेयर होल्डर्स को, और 30 दिन में अगर वो
क्लेम नहीं हुआ, अनक्लेम्ड रहा या अनपेड रहा किसी कारण से, तो नेक्स्ट 7 डेज के विदिन उसको जमा करवा देना है। एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना है जिसका नाम होगा अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। में वो सारे पैसे जो अनक्लेम्ड अनपेड है उसमें जमा करवा देने हैं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है जी, चलिए ये मैं कहता है कि पॉइंट ये भी रहता है हमारा। ठीक है, इजी है बिल्कुल। द कंपनी शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ द मेकिंग एनी ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया उसके 90 डेज के वजन, ठीक है, शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ मेकिंग एनी ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम, एक स्टेटमेंट तैयार करेगी कंपनी कंटेनिंग द नेम्स, द लास्ट नोन एड्रेसेस, अनपेड डिविडेंड कितना रहा उनका, एंड प्लेस ऑन द वेबसाइट एंड प्लेस इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी, एंड ऑल्सो ऑन एनी अदर वेबसाइट अप्रूव्ड बाय द सीजी। ठीक है, सिंपल कह रहे हैं कि कंपनी जैसे ही क्या है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेगी विद इन नेक्स्ट 7 डेज, उसके ट्रांसफर करने के नेक्स्ट 90 डेज के विद इन 90 डेज क्या करेगी कंपनी, एक जो डिटेल है शेयर होल्डर्स की, उनके नाम, ठीक है, उनके लास्ट नोन एड्रेस जो कंपनी के पास अवेलेबल है वो वेबसाइट पर डालेगी, अपनी खुद की वेबसाइट अगर है तो, ठीक है, एंड जो अप्रूव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उस वेबसाइट पे, ये दो जगह उसको डालना है। ठीक है, तो सिंपल हो गया, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, विद इन 5 डेज उसको जमा करवाना है सेपरेट बैंक अकाउंट में। ठीक है, और डिक्लेयर करने के विद इन 30 डेज पे करना है टू द शेयर होल्डर्स जो इंटाइटल्ड है टू द डिविडेंड। ठीक है, और 30 दिन में अगर पे नहीं हो पाया किसी कारण से, नेक्स्ट 7 डेज के विद इन जो अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड उसको ट्रांसफर कर देंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और अनपेड डिविडेंड अकाउंट के ट्रांसफर करने के नेक्स्ट जो 90 डेज के विदन क्या है कि क्या है, कंपनी ने एक वेबसाइट पे जो अपनी वेबसाइट प्लस जो अपलोड की गई होगी शेयर होल्डर सीजी द्वारा उस वेबसाइट पे डिटेल डालनी है कि उनके जो शेयर होल्डर्स जिनके पे नहीं हो पाया, जो शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे नहीं हो पाया उनकी डिटेल, उनके नाम, उनके जो प्रीवियस नोन पते हैं वो। ठीक है, और जो अनक्लेम डिविडेंड में ट्रांसफर किया उसके 7 साल तक अगर क्लेम नहीं होता, उसके बाद ये पे नहीं होता, तो लास्ट स्टेप क्या है, IPF का, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट फॉर नॉन ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर कंपनी क्या है कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करती तो कंपनी को क्या भरना पड़ेगा, ब्याज। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द टोटल अमाउंट और एनी पार्ट देयरऑफ टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, तो ट्रांसफर कब करना था, विद इन नेक्स्ट 7 डेज, 30 डेज एक्सपायर हुए, अगले 7 दिन के अंदर ट्रांसफर करना था अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अगर कंपनी ने डिले करी या किया नहीं अभी तक, इट शैल पे फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट। ठीक है, यानी कि 7 दिन बीतने के बाद, 7 दिन तक तो टाइम था, 30 दिन बीते, अगले 7 दिन तक तो टाइम था ही कंपनी के पास, 7 दिन के बाद ये इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सो मच ऑफ द अमाउंट एज इट हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू सेड अकाउंट एट द रेट ऑफ 12% per annum, and interest accruing on such amount shall be used for the benefit of members of the company in proportion to the amount remaining unpaid to them। ठीक है, अब जो ब्याज लगेगा, ये इसका जो ब्याज लग रहा है कंपनी को, ये किसको दिया जाएगा, जो मेंबर्स जिनका ये डिविडेंड अभी पेबल रहता है, ठीक है, पे करना रहता है, उनको दिया जाएगा। ठीक है, किस प्रपोर्शन में, जिन प्रपोर्शन में उनका डिविडेंड पेंडिंग है। ठीक है जी, विद द एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ अनपेड डिविडेंड, any person claiming to be entitled to any money transfer to unpaid dividend may apply to the company for payment of money so claimed। अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है वो है किसका, शेयरहोल्डर्स का ही है जिनका डिविडेंड पे नहीं हुआ, तो कंपनी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब्ड वे, तो वो क्या है कि अपना पैसा ले लेंगे अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में से कंपनी से। नेक्स्ट मैंने बताया कि जब ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो उसके 7 साल तक भी अगर ये क्लेम नहीं होता, पे नहीं होता, तो ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, IEPF अकाउंट में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है जी, एनी मनी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर द पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अक्रूड इफ एनी देयरऑन टू द IEPF। ठीक है, तो 7 साल तक क्या है वेट इंतजार किया जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब ट्रांसफर हुआ उसके बाद 7 साल तक इंतजार किया जाएगा। ठीक है, 7 साल के बाद पैसा IEPF में डाल दिया जाएगा। द कंपनी शैल, अभी क्या होता है इसकी डिटेल दे रखी है 125 में, द कंपनी शैल सेंड ए स्टेटमेंट ऑफ इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ डिटेल्स ऑफ सच ट्रांसफर टू IEPF अथॉरिटी विच एडमिनिस्टर्स द सेट फंड, तो सेक्शन 125 में नेक्स्ट सेक्शन में, एंड दैट अथॉरिटी शैल इशू अ रिसीट टू द कंपनी एज एविडेंस ऑफ सच ट्रांसफर। जैसे 7 साल पूरे होंगे तो कंपनी ये पैसा
IEPF में जमा करवाएगी, ठीक है, और जो उसकी रसीद वगैरह है वो क्या है कि IEPF अथॉरिटी है उसको वो दे देगी, ठीक है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, जो पेमेंट है ये पैसे जो है, ठीक है, वो कहाँ जमा करवाएगी, IEPF अथॉरिटी के पास, ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और IEPF अथॉरिटी उसको रसीद दे देगी, ठीक है। IEPF अथॉरिटी क्या करेगी, कंपनी को रसीद दे देगी, और कंपनी के पास क्या है, रसीद ही एक एविडेंस है, ठीक है, जो IEPF अथॉरिटी ने इशू की है कि हाँ भी ये पैसा कंपनी ने जमा करवा दिया। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू IEPF। All shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more shall be transferred by the company in the name of IEPF along with a statement containing prescribed details. जैसे डिविडेंड 7 साल तक पे नहीं हुआ, ठीक है, डिविडेंड 7 साल तक पे नहीं हुआ, कोई क्लेम करने ही नहीं आया, उसे ट्रांसफर कर दिया गया IEPF में। इसी प्रकार से क्या है कि जो शेयर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर डिविडेंड क्या है क्लेम नहीं हुआ 7 साल तक, वो शेयर्स भी कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे 7 साल बाद, IEPF अकाउंट में, ठीक है। However, any claimant of shares transferred above shall be entitled to claim the transfer of shares from IEPF fund as per the prescribed procedure and on submission of such prescribed document। ठीक है, जो क्लेमेंट ऑफ शेयर्स है कि कल को खड़ा हो जाता है कोई भी, हाँ भी तो शेयर्स मेरे हैं, ठीक है, तो ठीक है, वो एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, एज पर द रूल्स, वो क्या है कि अपना जो शेयर्स हैं, डिविडेंड है, वो क्लेम कर सकता है। सिंपल एक एक्सप्लेनेशन है, इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट इन केस एनी डिविडेंड इज पेड or claimed for any year during the set period of 7 consecutive years, the share shall not be transferred to। बिल्कुल सही है। तो देखिए अगर 7 साल तक लगातार डिविडेंड पे नहीं हो पाया तो डिविडेंड कहाँ ट्रांसफर कर दिया, IEPF में, और जिन शेयर्स के ऊपर वो डिविडेंड था वो शेयर्स भी कहाँ ट्रांसफर कर दिए, IEPF में। अगर मान लीजिए 7 साल के दौरान जब ये पैसा रहा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है, वो अनपेड डिविडेंड को दे दिया गया शेयर होल्डर्स को। जब शेयर होल्डर्स को वो अनपेड डिविडेंड दे ही दिया गया है तो वो शेयर्स जो है फिर वो IEPF में नहीं जाएंगे। यस, IEPF में तभी जाएंगे अगर उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड 7 साल तक लगातार पे नहीं हुआ और वो IEPF में ट्रांसफर कर दिए गए। अगर डिविडेंड ही ले गया शेयर होल्डर, ठीक है, तो डिविडेंड अगर IEPF में नहीं गया तो उसके जो शेयर्स है वो भी IEPF में नहीं जाएंगे। सिंपल। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। इफ ए कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, तो कंपनी को फाइन लगेगा कम से कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख। कंपनी को फाइन लगेगा कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख। और जो कंपनी का जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ठीक है, उस पर कम से कम 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख। ठीक है, तो आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट आई होप कि समझ आ चुका होगा। सिंपल है कि कंपनी ने जब डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो एज पर सेक्शन 123 विद इन 5 डेज जमा करवाना है सेपरेट बैंक अकाउंट में, और कंपनी ने जब डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर पे करना है टू द शेयर होल्डर्स। और जब ये 30 दिन बीत गए तो अगले 7 दिन के अंदर क्या है कि ये पैसा जमा करवाया जाएगा एक शेड्यूल बैंक में, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट खुलवाया जाएगा, वहाँ पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा करवाना है। ठीक है, अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से क्या है कि अगर कोई क्लेम करने आ जाता है तो कंपनी उसको एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स क्या उसको दे देगी। ठीक है, और अगर 7 साल तक कोई क्लेम होता ही नहीं है, वो दिया नहीं जाता किसी कारण से, तो 7 साल बाद इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर देना है, IEPF अथॉरिटी के पास। और IEPF अथॉरिटी इसकी रसीद देगी, एविडेंस रसीद देगी, और ये रसीद या रसीद जो भी है, ठीक है, वो एक एविडेंस माना जाएगा कि कंपनी ने ये IEPF अथॉरिटी के पास पैसा जमा करवा दिया है। ठीक है, और अब जिन शेयर्स के ऊपर ये डिविडेंड नहीं दिया गया था और जो डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया गया आफ्टर 7 ईयर्स कहाँ पे, IEPF में, वो शेयर्स भी क्या है कि 7 साल बाद IEPF अकाउंट में जमा करवा दिए जाएंगे, IEPF को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब जो शेयर होल्डर है वो IEPF में से भी दे सकता है। IEPF जो फंड है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन जो फंड है, उसमें से भी डिविडेंड क्लेम कर सकता है, बट एज पर द रूल्स। ठीक है, एज पर द रूल्स में से भी क्या है वो डिविडेंड क्लेम कर सकता है। ठीक है, और लास्ट में क्या आ गई, हमारी पेनल्टी आ गई। ठीक है, कंपनी के ऊपर जो फाइन है 5 लाख से लेके 25 लाख है, कम से कम 5 और ज़्यादा से 25 लाख, जो ऑफिसर है 1 लाख से लेके 5 लाख तक। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, आगे ये वही डायग्राम से बना हुआ जो मैंने पहले समझा ही दिया, 5 दिन, 30 दिन, 7 दिन, फिर 90 दिन भी है। ठीक है, जब वो ट्रांसफर किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है, उसके 90 डेज की वेतन कहाँ डालना है, कंपनी की वेबसाइट पे डिटेल डालनी है कि किन लोगों का रहता है, और जो एक प्रिस्क्राइब्ड वेबसाइट होगी वहाँ पे भी। ठीक है, और उसके बाद जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया उसके 7 साल तक अगर ये क्लेम नहीं होता या पे नहीं होता तो IEPF में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेक्शन है, ठीक है, वो 125 है, गलत से लिखा गया है। ठीक है,
5 सेक्शन है, ठीक है। ये किसका है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का, ठीक है। अब हमारे जो सेक्शन जो हुए हैं अभी तक वो हुए सेक्शन 2 क्लोज 35 जो किसका था? डिविडेंड की डेफिनेशन का, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटायरम डिविडेंड। और दूसरा हुआ जो कंडीशंस थी डिविडेंड डिक्लेयर करने की 123 में, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सोर्सेज ऑफ डिविडेंड क्या है, इंटायरम डिविडेंड डिक्लेयर करने की कंडीशंस क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और नेक्स्ट जो सेक्शन डिस्कस किया वो है अनपेड डिविडेंड का, वो किसका था? 124 का। अभी हमारे 3 सेक्शन रहते हैं, 125 आईपीएफ का, 126 डिविडेंड टू बी केप्ट इन अबेयंस, और 127 पनिशमेंट जो है इन केस ऑफ डिफॉल्ट एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज। 3 सेक्शन रहते हैं, ठीक है। अब जो बाकी का पार्ट है वो हम क्या है, बाकी का जो रहता है वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।